हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा होंगे। हम लोग राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हैं और राष्ट्रीय आय में उसी को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय आय में हमें आज पढ़ना है जो है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम को लिखते हैं हम लोग PCI, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय, यह प्रति व्यक्ति आय औसतम सालाना आय होती है। प्रति व्यक्ति आय औसतम सालाना आय होती है। वर्तमान में भारत के प्रति व्यक्ति आय 2,40,000 रुपये है। वर्तमान में भारत के प्रति व्यक्ति आय 2,40,000 रुपये है। एक साल में एक इंसान पर 2,40,000 रुपये पड़ रहा है। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने या न्यूनतम होने के सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने के सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है। US के ही देख लो, अमेरिका के कितना है, 30 से 35 को मान लो, उसके 5 गुना जनसंख्या, मतलब 5 गुना। अगर मान लीजिए इस भारत का ही 30 से 35 करोड़ रहता तो प्रति व्यक्ति आय 10 लाख होता। 10 लाख से ऊपर ही होता, लेकिन कम नहीं होता। TRF टोटल फैसिलिटी रेट, कुल प्रजनन जल। एक महिला अपने जीवन काल में औसतन जितने बच्चे का जन्म देती है उससे कुल प्रजनन दर कहते हैं। एक महिला अपने जीवन काल में औसतन जितने बच्चे को जन्म देती है उसे कुल प्रजनन दर कहते हैं। वर्तमान में भारत के कुल प्रजनन दर 1.9% है। 1.9 है। व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम PI, किसी व्यक्ति से सभी स्रोतों से प्राप्त, किसी व्यक्ति का सभी स्रोत, कोई भी स्रोत हो, सभी स्रोत से प्राप्त आय व्यक्तिगत प्रोज्य आय कहलाती है। व्यक्तिगत प्रोज्य आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ माइनस निगर कर माइनस परिवार द्वारा ब्याज भुगतान माइनस प्लस अंतरण भुगतान, इसको प्लस है, प्लस अंतरण भुगतान। व्यक्तिगत प्रोज्य आय PDI, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। व्यक्तिगत प्रोज्य आय का वह भाग होता है, जिसे व्यक्ति खर्च कर सकता है। व्यक्तिगत प्रोज्य आय का वह भाग होता है जिसे व्यक्ति खर्च कर सकता है। व्यक्तिगत प्रोज्य आय बराबर होता है PDI बराबर होता है व्यक्तिगत प्रोज्य आय माइनस अप्रत्यक्ष कर। व्यक्तिगत प्रोज्य आय बराबर होता है व्यक्तिगत प्रोज्य आय माइनस अप्रत्यक्ष कर। लिख लीजिए। अंतरण भुगतान क्या है? अंतरण भुगतान यह एक तरफा भुगतान होता है, इसे सिर्फ सरकार करता है। अंतरण भुगतान को GDP या राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अंतरण भुगतान को GDP और राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि यह एक तरफा भुगतान होता है। एक तरफा भुगतान होता है जो सरकार करती है। एक तरफा भुगतान होता है जो सिर्फ सरकार करती है, इसीलिए इसे GDP और राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि एक तरफा भुगतान इसे सरकार करती है। जैसे कि वृद्धा अवस्था पेंशन, जो बूढ़ी महिला होती है उनको वृद्धा पेंशन मिलता है, हमारी भाषा में वृद्धा पेंशन बोलते हैं। वृद्धा अवस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, 10th पास होने के बाद आपको 10,000 रुपया मिलता है फर्स्ट डिवीज़न होने पर, वो छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता इत्यादि। इसमें सेवानिवृत्त पेंशन और किसान की दी जाने वाली सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाता है। सेवानिवृत्त पेंशन और किसान को दी जाने वाली सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाता है। अंतरण भुगतान को व्यक्ति आय में शामिल किया जाता है। इसके देखें तो GDP बड़ा होगा GNP से, GNP बड़ा होगा NNP से, NNP बड़ा होगा NNP बाजार मूल्य से, NNP बाजार मूल्य बड़ा होगा। NNP कारक लागत जिसे हम लोग राष्ट्रीय आय भी बोलते हैं, NNP कारक लागत बड़ा होगा प्रति व्यक्ति आय से,
एनएनपी प्रति व्यक्ति आय होगा व्यक्तिगत आय से, व्यक्तिगत आय बड़ा होगा व्यक्तिगत प्रोजे आय से, यह बढ़ते क्रम में बड़ा छोटा 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 घटते क्रम में। जीडीपी की गणना, जीडीपी की गणना 3 विधि है, एक आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि। भारत में एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत में एनएसओ जीडीपी की गणना में व्यय विधि और उत्पादन विधि का प्रयोग करती है। केवल 2 विधि का प्रयोग करती है भारत में, भारत सरकार, एक व्यय विधि और एक उत्पादन विधि। आय विधि को नहीं करती है। हाल ही में एनएसओ ने तय किया है कि उत्पादन विधि को आधार मानकर या बेंच मानकर व्यय विधि के विसंगतित को दूर करने की प्रयास करेगी। मतलब ये है कि अब व्यय विधि को भी नहीं लेने, और आय विधि तो पहले से ही नहीं लेते हैं, मतलब उत्पादन विधि से ही हम लोग इसका दर निकालेंगे जीडीपी का। ठीक है, आप लिख लीजिए, तब तक मैं साइड हो जाता हूँ। आगे हम लोग व्यय विधि के एक फार्मूला को प्रूफ करते हैं। आगे व्यय विधि ये फार्मूला याद करना है आपको, जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी बराबर होता है परिवार द्वारा उपभोक्ता खर्च, सी बराबर होता है परिवार द्वारा उपभोक्ता खर्च, PFCE प्राइवेट फाइनल कंज्यूमेशन एक्सपेंडिचर। आई बराबर होता है कंपनी द्वारा निवेश खर्च, आई बराबर होता है कंपनी द्वारा निवेश खर्च, जो कंपनी खर्च करती है वो निवेश खर्च। इसका GFCF ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। जी बराबर होता है सरकार द्वारा उपभोक्ता खर्च, सरकार द्वारा जो सरकार खर्च करती है, सरकार द्वारा उपभोक्ता खर्च। GFCE गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूमेशन एक्सपेंडिचर। एक्स बराबर निर्यात और एम बराबर आयात। उत्पादक विधि प्रोडक्ट मेथड, इसे सकल मूल्यवर्धन GVA कहा जाता है। GVA बराबर फार्मूला, मूल्यवर्धन बराबर एक फार्मूला होता है, अंतिम भुगतान माइनस मूल्यवर्धी वस्तु। लिख लीजिए, अंतिम भुगतान माइनस मूल्यवर्धी वस्तु। इसी के आगे फिर गणना विधि देखते हैं हम लोग। GVA गणना, ग्रोस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्यवर्धन। GVA गणना आधार मूल्य में किया जाता है, GVA के गणना आधार मूल्य में किया जाता है। GVA के गणना के लिख लो, GVA के गणना आधार मूल्य में किया जाता है। GVA बराबर एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है, GVA बराबर GVA आधार मूल्य बराबर GVA कारक लागत प्लस उत्पादक कर माइनस उत्पादन सब्सिडी। इसी से एक और फार्मूला बन जाता है GVA कारक लागत। कारक लागत वाला एक फार्मूला होता है GVA आधार मूल्य प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी। यहाँ उत्पादन है, देख लो, यहाँ उत्पाद कर और उत्पादन सब्सिडी है। उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी में क्या अंतर है? उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी में अंतर क्या है? उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी का प्रत्येक संबंध उत्पादन से नहीं होता है, उत्पादन से नहीं होता है। उत्पादन कर जैसे कि भूमि में दिए जाने वाला स्टाम्प शुल्क, उत्पादन सब्सिडी जैसे कि पीएम किसान निधि योजना। उत्पादन कर और उत्पाद कर और उत्पाद सब्सिडी कहा जाता है, उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी कहा जाता है। उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी का प्रत्येक संबंध उत्पादन से होता है, उत्पादन संबंध उत्पाद से होता है। उत्पादन कर जैसे कि GST, उत्पादन कर जैसे कि GST और उत्पादन सब्सिडी जैसे कि उर्वरक सब्सिडी। एक बार और समझ लीजिए आप लोग,
जीवीए की गणना आधार मूल्य में